बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हमने बहुत सी चीजें जानी है। फिलहाल हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें भी हमने जो पहला कंपोनेंट है दैट इज करंट अकाउंट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम दूसरे कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। So hello everyone, this is me Ayushi and I welcome you to स्कोरशाला। जैसे हमने करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था कि करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसमें ऐड होते हैं। उसके बाद में इनविजिबल्स जो कि नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं, फैक्टर सर्विसेज होती हैं, करंट ट्रांसफर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम करंट अकाउंट में ऐड ऑन करते हैं। वैसे ही बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि कैपिटल अकाउंट में ऐड ऑन होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, लेट्स सी। सबसे पहली चीज ये थी कि हमने जब करंट अकाउंट पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसमें हमने जो सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी करंट अकाउंट में, उससे इकोनॉमी की कोई भी एसेट या कोई भी लाइबिलिटी, इन पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की तो इसके अंदर एसेट और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। सो इसके अंदर रिसीट और पेमेंट उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है which causes an impact on asset and liability status of the country। जिससे क्या होता है कि कंट्री के जो असेट और लाइबिलिटी है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। या तो असेट और लाइबिलिटी बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं। अब ये कौन सी कंडीशन में होता है, बोरोइंग की कंडीशन में ये मोस्टली ज्यादा होता है। ठीक है, एक अपन एकदम इंट्रोडक्शन फॉर्म में पढ़ रहे हैं अभी तक। सो बोरोइंग की कंडीशन में कैसे हो सकता है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जब बोरो करता है तो उसके असेट में तो इंक्रीज होता है और साथ ही में इस कंट्री की लाइबिलिटीज भी बढ़ती हैं। ओके, so status of the country in relation to rest of the world, liabilities or assets of a country in relation to the rest of the world are either raised or reduced. In other words, capital account transactions led to future claims, और capital account में future claims इसके अंदर included होता है। Okay, now confusion is sometimes raised with regard to the export and import of capital goods। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि भाई हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट की, तो क्या कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में शामिल होते हैं? अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो चलो इसको सबसे पहले हम समझते हैं। एक चीज होती है कैपिटल अकाउंट, एक चीज होती है कैपिटल गुड्स। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग में ये आता है कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में काउंट होते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है तो बिल्कुल इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि कैपिटल गुड्स, तो जब भी हम गुड्स की बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गुड्स और सर्विसेज किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो होते हैं करंट अकाउंट में। ओके, जितने भी तरीके के गुड्स होते हैं, जितने भी तरीके की सर्विसेज होती हैं, वो किस में इंक्लूड होती हैं? करंट अकाउंट में इंक्लूड होती है। चाहे फिर वो कैपिटल गुड्स ही क्यों ना हो, चाहे हम कोई मशीनरी की बात करें, कोई प्लांट की बात करें, वो सारे के सारे करंट अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बोरोइंग्स की हम बात कर सकते हैं या फिर दूसरे जो इसके कंपोनेंट्स है उसकी हम बात कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी रिलेट मत कीजिएगा कि अगर हम कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं तो वो सीधे सीधे कैपिटल अकाउंट में ऐड ऑन होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि गुड्स की, मर्केंडाइज की, विजिबल आइटम्स की जब भी हम बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन गुड्स की, तो हम कौन से अकाउंट को कंसिडर करते हैं? करंट अकाउंट को हम कंसिडर करते हैं। ओके, सो नाम से आप बिल्कुल इस चीज को रिलेट नहीं करना है। कंफ्यूजन इज समटाइम्स रेज्ड विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट्स एंड मशीनरी। Should such transactions be included in the capital account? क्या इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स हैं क्या वो कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करने चाहिए? तो इसका आंसर है नो। लेट इट बी एब्सोल्युटली क्लियर दैट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, चाहे फिर वो कोई सी भी तरीके के गुड्स हो, चाहे फिर वो कंज्यूमर गुड हो, चाहे फिर वो कैपिटल गुड ही क्यों ना हो, ओके, कैपिटल गुड इज रिकॉर्डेड एज मर्केंडाइज
और विजिबल ट्रेड इन दी करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। तो बीओपी के कौन से अकाउंट में ये रिकॉर्डेड होते हैं? इन करंट अकाउंट, ओके, इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। Thus, export and import of capital goods has nothing to do with the capital account. तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स का जो होता है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है कैपिटल अकाउंट से, ओके, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम समझते हैं। तो आई होप कि आपके दिमाग में अगर कहीं पे भी ये थॉट आया होगा कि यार अगर कैपिटल अकाउंट की हम बात करें तो सारे के सारे कैपिटल गुड्स इसके अंदर ही हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपके दिमाग में ये कहीं आया है तो इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, क्योंकि हमें मेन फोकस ये करना है कि हम गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, विजिबल आइटम्स की बात कर रहे हैं, विजिबल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। तो गुड्स चाहे किसी भी तरह के क्यों ना हो, चाहे कंज्यूमर गुड्स हो चाहे कैपिटल गुड्स हो, वो सारे के सारे करंट अकाउंट में ही रिकॉर्डेड होते हैं, ओके। चलिए वापस से आते हैं हम कैपिटल अकाउंट पे, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। Two principal components of capital account are borrowing and foreign investment। अब इन दोनों ही चीजों से क्या होता है, अगर हम बोरो करेंगे, ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी बोरो करेगी तो क्या होगा कि एसेट तो हमारा बढ़ेगा, साथ ही में हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ेगी। अब क्या होगा कि वापस से जब हम उसका रीपेमेंट करेंगे तो हमारे एसेट जो है वो उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा और हमारी लायबिलिटीज भी कम होगी। सो इन दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इससे हमारी इकोनॉमी में लायबिलिटीज और एसेट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, तब भी हमारी एसेट और लायबिलिटीज पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर हम अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी हमारी एसेट और लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। सो बोरोइंग यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और दूसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब इसको हम पहले वर्बली समझते हैं। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से जब क्रेडिट लेता है, ठीक है, जब लोन लेता है, तब क्या होता है कि जो दूसरा कंट्री है, मान लीजिए कि इंडिया ने किसी दूसरे कंट्री से लोन लेना चाहा, तो जो दूसरा कंट्री जो है वो जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उस टाइम पे चल रही है, अगर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर इंडिया को लोन देता है बिना किसी कंसेशन के, तो वो किसके अंडर आता है, वो आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के अंडर में आता है। और मान लीजिए कि कोई दूसरा कंट्री है, वो इंडिया को लोन तो दे रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि चलो ठीक है मैं आपको लोन भी दे देता हूँ और आपके लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर मैं आपको कुछ कंसेशन भी दे देता हूँ। अगर कंसेशन यहाँ पे मिल जाता है तो वो किस में आ जाता है, वो असिस्टेंस के अंडर में आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर तो क्या होता है, जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उस टाइम पे, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूसरा कंट्री पहले वाले कंट्री को लोन देगा, ओके। और इसके अंदर कंसेशन भी इंक्लूडेड होता है, किसके अंदर, एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर, ओके। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। सो द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट while the external commercial borrowing is available at the market rate of interest, ठीक है, in the international money market, एक्सटर्नल, ठीक है, ये तो क्या होता है कि जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसी पे अवेलेबल होता है। फिर जब एक्सटर्नल असिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, सो इट इज अवेलेबल एट द कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इसमें कंसेशन होता है, उसमें कंसेशन नहीं होता है। बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेजेस आवर लायबिलिटी। जब भी एक कंट्री दूसरे जो भी कंट्रीज है जब उनसे बोरो करता है तो क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट नोटेड केयरफुली that it is recorded as a credit item। अब भले ही लायबिलिटी तो बढ़ जाती है, ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट की। जैसे हमने करंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था कि उसमें भी दो डिविजन्स होते हैं, एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट, ठीक है। जब भी हमारी रिसीट आती है तो वो क्रेडिट में आती है, जब भी हमारे यहाँ से पेमेंट होती है तो वो डेबिट पार्ट में जाती है, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से समझा था। अब कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं, एक है क्रेडिट और एक है डेबिट, ठीक है। अब अपन सोचेंगे कि यार क्रेडिट डेबिट इसमें कैसे आ सकता है, हम तो यहाँ पे उधार होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं, बोरोइंग्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो भले ही आप बोरोइंग्स कर रहे हो, बोरोइंग से आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास में उस बोरोइंग से कुछ ना कुछ पैसा तो आ रहा है। तो वो जो पैसा आपके पास में आ रहा है, जो लोन आपने लिया है, वो जो लोन आपके पास में आ रहा है, वो किसके अंडर में जाएगा, वो जाएगा क्रेडिट के अंडर में, ओके। सो यहाँ पे यही चीज गई है, note it carefully that it is recorded as credit item in the capital account of BOP, ठीक है। The reason is this,
ऑल द रिसीट्स, जितनी भी रिसीट्स होती है, जितनी भी इनकम होती है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स इन बीओपी अकाउंट। जितनी भी रिसीट्स होती है, जितने भी फॉरेन एक्सचेंजेस होते हैं जो हमारे पास में आते हैं, हमारी कंट्री में आते हैं, वो किस में रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट साइड पे वो रिकॉर्ड होते हैं। ओके, thus borrowing of rest of the world और lending to rest of the world, वहीं जब हम दूसरों को बोरोइंग देते हैं, जब हम लेंड करते हैं मनी किसी दूसरे कंट्री में, इट वुड बी रिकॉर्डेड एज डेबिट। को हम काय में रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, एज इट कॉजेज फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारी कंट्री से जो दूसरी कंट्रीज है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें फ्लो हो रही है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फ्रॉम आर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो जो हमारा पहला था बोरोइंग, वो आपको क्लियर हो गया होगा, दो तरीके का होता है, ये हमने समझा है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, और दूसरा है कौन सा है? एक्सटर्नल असिस्टेंस। ठीक है, सो बोरोइंग अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये हम समझते हैं। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे इन दोनों को भी एक बार हम वापस से वर्बली समझते हैं। तो सबसे पहला है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर जो होता है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो क्या करता है कि किसी दूसरे कंट्री का जिसमें भी उसे इन्वेस्ट करना है वहाँ पे शेयर्स खरीद लेता है, बॉन्ड्स खरीद लेता है। ठीक है, और फिर जैसे ही उसको लगता है कि यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, वैसे ही वो अपने शेयर्स बॉन्ड्स को सेल आउट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे वो इन्वेस्टर आकर के कोई भी अपना सेटअप क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई भी मशीनरी या प्लांट पे अपना पैसा नहीं लगा रहा है, वो सिर्फ शेयर्स और बॉन्ड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की, तो इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे आके रहता है, यहाँ पे आकर के अपनी, मान लीजिए कोई एमएनसी सेटअप करता है और पूरा का पूरा अपना प्रोडक्शन करता है। फिर उसके बाद में जो भी प्रॉफिट होता है वो उसी का होता है, जो भी लॉस होता है वो उसी का होता है, सब वो प्लांट्स पे, मशीनरी पे, सब पे वो इन्वेस्ट करता है, यानी कि इन टोटल अपना पूरा का पूरा सेटअप करता है। ठीक है, वहीं जब हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये इतना फैला हुआ नहीं होता है, इसमें सिर्फ शेयर्स और बॉन्ड्स की ही खरीदारी होती है। ठीक है, सो अब इसको एक बार डिटेल में हम समझते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली रेफर्स टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई। ठीक है, इट इज द इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किस में करता है, इन्वेस्ट किस में करता है? या तो शेयर्स में या फिर बॉन्ड्स में ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी। यानी कि अगर हम हमारा एग्जाम्पल लें, तो हमारी कंपनी में किसी ने शेयर्स खरीद, फॉरेन इन्वेस्टर आया, उन्होंने हमारी कंपनी में यानी इंडियन कंपनी से कोई ना कोई शेयर्स या बॉन्ड्स खरीद लिए। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इट रिलेट्स टू ओनरशिप। अब इसमें ओनरशिप आ जाती है, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस की। कोई एमएनसी आ गई, अब एमएनसी यहाँ पे आके जो सेटअप करेगा वो उसमें उसी की ओनरशिप होगी। ओके, इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एग्जाम्पल वॉलमार्ट स्टोर्स इन इंडिया। ठीक है, सो किसी दूसरी कंट्री का कोई इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर आया, उन्होंने यहाँ पे एक एमएनसी सेटअप करी, तो ओनरशिप भी उन्हीं की हुई, प्रॉफिट होगा तो भी उन्हीं को होगा, लॉस होगा तो भी उन्हीं को होगा। ठीक है, सो इसके अंदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ शेयर्स और बॉन्ड्स की बात करते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदते हैं यहाँ पे आके। और जो दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आकर के अपना पूरा सेटअप करते हैं। ओके, और ओनरशिप पे वो लोग प्ले करते हैं। ओके, सो आई होप ये दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा थर्ड कंपोनेंट, दैट इज अदर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे? जैसे कि सबसे पहला है एनआरआई डिपॉजिट। सो एनआरआई डिपॉजिट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि एक होता है एनआरआई डिपॉजिट और एक होता है रेमिटेंस। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको सबसे पहले हम समझते हैं, फिर इसके डिटेल वर्जन पे हम ध्यान देंगे। सो एनआरआई डिपॉजिट क्या होता है कि मान लीजिए कोई एनआरआई है, ठीक है, वो किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे हमारी बैंक की जो
जो हमारी इंडियन बैंक की ब्रांचेस वहाँ पे भी होंगी। तो जब एनआरआई अपना डिपॉज़िट उस बैंक में जब रखता है ना? जो भी उनका अमाउंट ऑफ मनी है, जब भी वो इंडियन बैंक में एज़ अ डिपॉज़िट रखता है, तो उस अमाउंट को क्या कहा जाता है? एनआरआई डिपॉज़िट कहा जाता है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि इंडियन जो ब्रांच है, बैंक की जो ब्रांच है, जो कि वहीं पे सिचुएटेड है, तो एनआरआई क्या कर रहा है? अपना पैसा उसके अंदर जमा रख रहा है। उस पैसे को क्या कहा गया है? एनआरआई डिपॉज़िट। सो फिर हम बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट, दैट इज़ रेमिटेंस। अब रेमिटेंस क्या होता है कि जो एनआरआई हैं, जब वो उनके डिपेंडेंट को रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं? मनी ट्रांसफर करते हैं उनके अकाउंट में फॉर कंजम्पशन बेसिस, तो उसको हम कहते हैं रेमिटेंस, ठीक है? अब ये जो रेमिटेंस है वो किसका पार्ट होता है? वो होता है करंट अकाउंट का पार्ट होता है। और जो एनआरआई डिपॉजिट है ये किसका पार्ट होता है? ये होता है कैपिटल अकाउंट का पार्ट। ओके, सो एनआरआई डिपॉजिट क्या होता है कि जब जो फॉरेनर्स होते हैं, जब वो इंडियन बैंक होती है उसकी किसी ब्रांच में जब अपना पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं, तो देन दैट इज नोन एज एनआरआई डिपॉजिट। और जब एनआरआईज अपने डिपेंडेंट्स को, जो उनके पीछे फैमिली है, उनको रेगुलर बेसिस पे जब पैसे उनको भेजते रहते हैं, उनके अकाउंट में भेजते रहते हैं फॉर कंजम्पशन पर्पस, देन दैट इज नोन एज रेमिटेंस। ओके, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, NRI deposits is also a significant constitute of capital account। अब ये कैपिटल अकाउंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। However, here a note of caution is essential. Only such NRI deposits are to be considered as component of capital account which are made in the domestic economy। अब जो एनआरआई डिपॉजिट सिर्फ उसी को हम कंसिडर करेंगे जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में लाई करती है, यानी कि जो यहाँ की कोई बैंक है, जो इंडियन बैंक है, हमारी इंडियन डोमेस्टिक जो बैंक है, उसमें अगर कोई डिपॉजिट रखा हुआ है तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। दस नॉन रेजिडेंट इंडियन शुड मेक डिपॉजिट इन इंडिया। और जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है जो कि एनआरआई है, कहाँ पे उसका डिपॉजिट होना चाहिए? इंडिया में उसका डिपॉजिट होना चाहिए। दस नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई शुड मेक डिपॉजिट्स इन इंडिया। उनका डिपॉजिट्स कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए या इंडियन बैंक्स में होना। देन दैट इज नोन एज NRI deposit. It also need to be noted that money sent by the NRI to the families in India is to be treated as current transfer. So जो remittance है वो किसका पार्ट है? वो current transfers का पार्ट है and are to be recorded in current account। और इसको किस अकाउंट में रखा जाता है? current account में इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑफ BOP। Only deposits held by NRI in domestic economy are to be considered as component of capital account। और जो ये NRI डिपॉजिट है इसको हम किस में रखते हैं? इसको हम रखते हैं कैपिटल अकाउंट में। ओके, फिर जो फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज बैंकिंग कैपिटल, इसके बारे में समझते हैं। सो बैंकिंग कैपिटल इज येट अनदर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इट रेफर्स टू फॉरेन एसेट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब इसमें क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनके पास में क्या होते हैं? कुछ फॉरेन एसेट्स होते हैं, ठीक है। सो ओइंग टू ड्रॉ डाउन ऑफ फॉरेन एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स कन्वर्टिंग द फॉरेन एसेट्स इनटू लिक्विडिटी। यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स के पास में जो भी फॉरेन एसेट्स होते हैं उसको वो क्या कर देते हैं? सेल आउट कर देते हैं। और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस इनटू द डोमेस्टिक इकोनॉमी टेंड्स टू राइज। जिससे कि क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस का जो इनफ्लो होता है डोमेस्टिक इकोनॉमी में वो बढ़ जाता है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट दैट इज शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। अब शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या होता है ये हम समझते हैं। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन BOP, short term trade credit is another important component of capital account. It arises on account of purchase in the international market without making immediate payment. So अब इसे थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या होता है कि दो ट्रेडर्स आपस में ट्रेड करते हैं लेकिन जो पेमेंट होता है वो इमीडिएट नहीं होता है। एक एग्जांपल के थ्रू इसे हम समझते हैं। मान लीजिए कोई इंडियन इंपोर्टर है जो कि फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करवाता है और एक तरफ है हमारा फॉरेन ट्रेडर है, ठीक है। अब जो इंपोर्टर है इन्होंने कहा कि भाई आप हमें माल तो भेज दो, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी गुड है आप हमें भेज दो, अगले 3 महीने में मैं क्या कर दूंगा? इसका पेमेंट मैं आपको कर दूंगा। 3 महीने या 6 महीने में इसका पेमेंट मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। और वहां से जो फॉरेन ट्रेडर होता है वो क्या करते हैं? वो इनको जो भी गुड है, जो भी कमोडिटी है वो इनको बेच देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है फिर 3 महीने या 6 महीने बाद में जो यहाँ का जो इंपोर्टर है, इंडियन इंपोर्टर है, वो इनको जो भी पेमेंट है वो कर देते हैं। तो एक तरीके से ये जो इन्होंने जो भी कमोडिटी भेजी है ना, ये क्या देखा गया? ये एक तरीके से इसको क्रेडिट
मानते हैं अपन, ठीक है। सो इसमें क्या इन्होंने इमीडिएट पेमेंट करी उनको, तो ऐसा नहीं है इन्होंने इनको इमीडिएट पेमेंट नहीं करी है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग तो हुई है ना। सो रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लेट्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो ये रीपेमेंट हुआ, इससे क्या हुआ कि हमारा जो अब ये जो रीपेमेंट होगा, इससे क्या होगा कि हमारी जो करेंसी है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाएगी। ओके, अकॉर्डिंगली इट इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट विद अ नेगेटिव साइन। अब ये कैपिटल अकाउंट में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगी, और वो भी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारे यहाँ का पैसा गया है। ओके, सो डेबिट साइड पे ये रिकॉर्ड होगा विद द नेगेटिव साइन। इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और वहीं जब इनवर्ड फ्लो यानी कि हमारे पास में जब अमाउंट आएगा, जब पैसा आएगा, तब क्या होगा, ये ऑन दी अदर साइड, ये दूसरे ही साइड पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा विद द पॉजिटिव साइन। ओके ओके, सो ये क्या था, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। अब ये हमारे पास में सारे इसके कंपोनेंट हैं, एक बार हम इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट बीओपी और स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट इंडिकेटिंग नेट कैपिटल फ्लोज। सो सबसे पहला है बोरोइंग। इसके अंदर क्या होता है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और दूसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो जब हम कमर्शियल बोरोइंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्रेडिट देता है। वहीं एक्सटर्नल असिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें कंसेशन इंक्लूड हो जाता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्रेडिट देता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कंसेशन मिक्स होता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा, तो यहाँ पे FII क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, कि यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो सिर्फ शेयर और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। और इसके अंदर जो कि FDI है, यहाँ पे क्या होता है, हमने MNC का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि पूरा का पूरा यहाँ पे सेटअप जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो करता है, ठीक है। फिर NRI डिपॉजिट की हमने बात करी है कि जो NRI किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी में या फिर किसी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक में या उनकी किसी ब्रांच में जब अपना डिपॉजिट रखता है तो दैट इज नोन एज NRI डिपॉजिट। फिर हम बैंकिंग कैपिटल की हमने बात करी कि बैंकिंग कैपिटल क्या होता है कि जब भी कमर्शियल बैंक के पास में कोई फॉरेन असेट्स होते हैं और जब उन्हें वो सेल आउट कर देते हैं, तब उनके इनफ्लो जब होता है, then that is known as banking capital। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट की। इसमें क्या होता है कि दो ट्रेडर्स आपस में ट्रेड करते हैं, लेकिन उसके अंदर इमीडिएट पेमेंट इंक्लूडेड नहीं होता है। एक ट्रेडर क्या करता है, जो भी कमोडिटी है, जो भी गुड है, वो दूसरे ट्रेडर को बेच देता है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उनको एक तरीके से क्रेडिट ही देता है कि भाई आप 3 महीने में या 4 महीने में 6 महीने में आप इसका जो पेमेंट है वो आप कर देना। ओके, सो ये सारे जो भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ये सारे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं। आई होप कि ये सारे आपको समझ में आए होंगे। ओके, अब यहाँ पे एक नोट है, सिमिलर टू करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज डेबिट इंडिकेटेड बाय माइनस साइन। अब इसमें भी जो डेबिट पोर्शन होता है उसमें माइनस साइन होता है, जो क्रेडिट पोर्शन होता है उसके अंदर प्लस साइन होता है। ओके, ऑफन फ्लोज ऑफ कैपिटल अकाउंट आर शोन एज नेट कैपिटल फ्लोज। और जो कैपिटल अकाउंट में जो भी कैपिटल फ्लोज होते हैं, जो भी फ्लोज होते हैं, उसको किस तरीके से शो किया जाता है, नेट कैपिटल फ्लो से उसको शो किया जाता है। सो नेट फ्लो रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस व्हिच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो नेट फ्लोज होते हैं जो कैपिटल अकाउंट में, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। Okay, positive balance indicates that the inward flow of foreign exchange is greater। अब पॉजिटिव बैलेंस क्या शो करता है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे पास में ज्यादा आया है, ठीक है, ज्यादा जाने की बजाय हमारे पास में ज्यादा आया है, ठीक है, ग्रेटर देन द आउटवर्ड फ्लो। व्हाइल नेगेटिव बैलेंस इंडिकेट्स जस्ट द ऑपोजिट। और वही जब हम नेगेटिव बैलेंस की बात करते हैं तो वो इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। नाउ एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब जैसे कि हमने करंट अकाउंट में भी एक एग्जाम्पल लिया था और उसमें सब चीजें हमने एस्टिमेट की थी, वैसे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है और एस्टिमेशन अपन को निकालना है। सो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट estimated as the net of positive and negative values। टेबल shows the actual estimation। अब यहाँ पे एक टेबल है, ये यहाँ पे एक टेबल है, इससे हम क्या निकालने वाले हैं, जितना भी कैपिटल अकाउंट के हमारे जितने भी पार्ट्स है वो सब इसमें हम निकालने वाले हैं। सो इसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है, एक्सटर्नल असिस्टेंस हमको गिवन है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हमको गिवन है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट हमको गिवन है, बैंकिंग कैपिटल हमको गिवन है, नेट इंक्लूसिव NRI डिपॉजिट,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमको गिवन है, अदर फ्लोज अपन को गिवन है और कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी अपन को गिवन है। ये सारी इनकी यहाँ पे वैल्यूज भी गिवन है। ओके, इट शोज दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2017-18 देयर हैज बीन अ नेट फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ यूएस डॉलर 91,390 ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट बीओपी ट्रांजैक्शंस। अब ओवरऑल इसका बैलेंस हमको निकालना है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, जो भी हमको टेबल में दी गई है बस उसी को यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। ओवरऑल बैलेंस की अब जब हम बात करते हैं, सो इन द इंडियन बीओपी अकाउंट सिस्टम overall balance is estimated as the sum total of current account balance plus capital account balance। अब जब भी हमको पूरा बीओपी जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा करंट अकाउंट है और जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। इसके साथ में एक और चीज प्लस होती है, दैट इज एरर एंड ओमिशन। ठीक है, एरर एंड ओमिशन भी इसके अंदर प्लस होता है कि जो भी एरर्स हैं या फिर कहीं कोई मिस्टेक है तो वो भी इसके अंदर प्लस हो जाती है। ठीक है, और थर्ड चीज क्या है, एरर एंड ओमिशन अकाउंटिंग फॉर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, एरर एंड ओमिशंस भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। सो ओवरऑल बैलेंस हम कैसे निकालते हैं, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशंस। Here is an illustration of estimation of overall balance। तो अब हमने यहाँ पे जो टेबल देखी थी उसके अकॉर्डिंग पूरा ओवरऑल बैलेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। करंट अकाउंट हमने निकाला है, उसके बाद में कैपिटल अकाउंट हमने निकाला है, उसके साथ ही में हमने एरर एंड ओमिशन भी प्लस किया है। ठीक है, जिससे हमारा ओवरऑल बैलेंस कितना आया, 43,574 यूएस मिलियन डॉलर। ये हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस है, ये है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एरर एंड ओमिशन। और ये जब हमने इन तीनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास में क्या आया, ओवरऑल बैलेंस हमारे पास में आया है। ओके, सो आई होप कि आज के इस वीडियो में जिसमें हमने कैपिटल अकाउंट के बारे में बड़े ही डिटेल में पढ़ा है, सो इस वीडियो में हमने जितनी भी चीजें कवर की हैं वो सारी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको आज का ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा है सो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो थैंक यू सो मच।